अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। पीडीएम किस तरफ जा रही है, जरा हम जायजा लेंगे पीएमएलएन का, पीपल्स पार्टी का और पीडीएम में मौजूद जो अहम प्रोमिनेंट जमातें हैं। अब अगले आने वाले 1.5 महीने में किसके पल्ले क्या है, किसके पास कौन से कार्ड्स हैं, जरा एक मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल का हम जायजा लेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि खान साहब इतने पूरे एतमाद क्यों हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो ऑपोजिशन को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई परेशानी नहीं है, या शायद परेशानी छुपाने की भी एक टेक्निक होती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त गवर्नमेंट जो है बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, सो वो क्यों इतने कंफर्टेबल हैं, इस पर भी बात होगी। आखिर में मुल्क का नाम बुलंद करने वाले पाकिस्तानियों से कुछ हम आपको मिलवाएंगे। ऐसे लोगों की तारीफ करते रहनी चाहिए, इनको इनकरेज करते रहना चाहिए, यकीनन हमारा असासा है। प्रोग्राम का आगाज करते मजमूई तौर पर ऑपोजिशन, पीडीएम क्या कहते हैं, क्या बयानिया है, हम आपको एक क्विक राउंड अप दिखाना चाहते हैं ताकि उसके बाद फिर हम इस डिबेट को शुरू करें। ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये जनवरी से बहुत पहले चलती बने। अब या आर या पार इंशाल्लाह। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अराकीन अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। अभी हमने बाज़ाब्ता इस्तीफे नहीं मांगे, यकीन मानो मेरे घर इस्तीफों के अंबार लग गए। ये जो रेजिग्नेशंस की बात है, ये सोचना भी कि पीपल्स पार्टी वो भी पार्लिमानी फोरम छोड़े, ये एक बहुत ही एटॉमिक बॉम्ब की तरह हमारा एक्सट्रीम मेजर होगा। मैं इसी केस को अपना सीसी के पास लेके जा रहा हूँ कि हम अपना सिंध हुकूमत का कुर्बानी दे। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी। पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। अगर हुकूमत मुस्ताफी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा और उसकी तारीख का फैसला भी उसी में किया जाएगा। तो जी ये है जो पीडीएम जिस जगह खड़ी है। हर जमात का हमने इंडिविजुअली सुना दिया ताकि एक तरह से जैसे कहते हैं रिवीजन हो जाए बयानिए की इंडिविजुअली सबके। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ रऊफ कलास्टर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब उनके साथ तशरीफ रखते हैं। सलीम बुखारी साहब लाहौर से बराह रास्त हमारे पास हैं। कोशिश करेंगे कि हम जरा इसको बड़े स्पेसिफिक और जमात के ऊपर फोकस करके हर बात कर सके ताकि हमारे पास तमाम व्यूज आ जाएं जरा प्रिसाइज किस्म के। कलास्टर साहब पीएमएलएन से स्टार्ट करते हैं। पीएमएलएन के इस वक्त हाथ में क्या क्या पत्ते हैं, क्या कार्ड्स हैं लाहौर जलसे के बाद खास तौर पे? मेरा ख्याल है 2 उनको बड़े यहाँ पे झटके लगे हैं। उनकी जो पेस बनी थी, मोमेंटम बना था जहाँ से गुजरांवाला के जलसे से, कराची में बड़ा उनका अच्छा जलसा हुआ, इवन क्वेटा में एक उनका अच्छा जलसा था, पेशावर का इतना बड़ा नहीं था। और तवक्को की जा रही थी लाहौर क्योंकि गढ़ है उनका अपना, उसमें मरियम नवाज साहिबा का पहला शो था और उस पर तवक्को की ये बहुत सारे उनके मुखालफिन भी कर रहे थे, खुद भी वो वहाँ पे शहर में निकली और उनके लिए बड़ा चैलेंज था। पहला बड़ा आप कह सकते पोलिटिकल उनके टेस्ट था कि शहबाज शरीफ साहब भी उस जेल में, हमजा साहब भी जेल में, नवाज शरीफ साहब जेल में, और अब जाके मरियम ने साबित करना था कि लाहौर में भी मैं जाके वहां से क्राउड पूल कर सकती हूँ। और बड़ा क्योंकि जलसे उसमें 2-4 ऑलरेडी बेंचमार्क्स वहां पे बने हुए थे। इमरान खान साहब का 2011 का जलसा था, एक आपने उसको बीट करना है। फिर पिछले दिनों वहां पे उनका आपको याद होगा रिजवी साहब का उनका जनाजा हुआ, उसमें बहुत सारे लोग हैं। इससे पहले तैरुल कादरी साहब का हम देख चुके थे, उनका बहुत बड़ा जलसा था। सो अब उनके लिए मरियम साहबा ने एक अपने ऊपर बड़ा टेस्ट उन्होंने मेरा ख्याल बना लिया था। एक चांस था उनके पास कि वो आके कोरोना की वजह से या दीगर इशूज की वजह से इसको पोस्टपोन किया जा सकता है क्योंकि मौसम के मसले थे और दीगर इशूज थे। कोई कुछ कहता भी ना, और कुछ कहता भी ना, तारीफ होती, बल्कि तारीफ होती शेष होते हैं उस पे होते। सो वो एक उनकी थोड़ी सी मेरा ख्याल है पॉलिटिकल एक उनकी आपको उसमें नजर आती है, जल्दी उन्होंने की है, हेस्टी मिसकैलकुलेशन उसमें, यस उनकी मिसकैलकुलेशन भी उसमें हो सकती है। और उसमें जो आमिर मतीन साहब एक बड़ा अच्छा लफ्ज यूज करते होते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ना सियासी मैकेनिक्स होते हैं जो आपको गाइड करते रहते हैं कि आपने किस किस वक्त आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं, कब लेने हैं, कब नहीं लेने। हालांकि पीएमएल नवाज के पास खासे आप कह सकते हैं सियासी मैकेनिक्स हैं, लेकिन लगता यह है कि मरियम नवाज साहिबा जो है उन सियासी मैकेनिक्स को ज्यादा नहीं सुनती। एक अपना एक उनका आप कह सकते क्राउड है या वट एवर जो भी है, एक तो ये थी। लिहाजा एक वो बात बनी नहीं है। वो ठीक है जलसे में एक उसमें कह सकते साइजेबल प्रेजेंस ही गिवन उसके सर्कमस्टांसेस, लेकिन एक साइड पे आपको दिया गया था। जब वहां पे लोग आते होते हैं फिर ये आपकी कनातें वगैरह, फिर मीडिया भी फारिग हो जाता है जी। जब लोग आएंगे तो फिर कैमरे वैमरे इररेलेवेंट
इरेलीवेंट हो जाते हैं, पता चल जाता है सबको कि भाई सबको पब्लिक टूट के आई है। और आजकल कोई ड्रोन इस्तेमाल होते हैं ऊपर से नीचे से, जहाँ गूगल मैप सारी चीजें सबको पता होता है। अगर आप और मैं कोई वहां पे अगर ट्विस्टिंग करने की कोशिश भी करें तो हम भी कामयाब नहीं हो सकते, अगर हमारा कोई मसला हो भी सही उनके साथ। एक तो ये, दूसरा ये था कि उनका एक अपने आप को साबित करना कि वो कहते हैं आई एम कॉलिंग द शॉट्स। अब ना नवाज शरीफ साहब शॉट्स कॉल कर रहे हैं, ना अब आपके उसमें शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। मैं एक नया यहाँ पे लीडर हूं, मैं एक कंट्रोल में एक आपको पार्टी को चलाऊंगी। अगेन मुमकिन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे हुआ होगा कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा जो हैं दे माइट बी वरीड एज वेल कि जनाब, अगर मरियम साहिबा जो हैं लाहौर के जलसे को अगर वो आगे इस लेवल पे मैनेज कर लेती हैं, पार्टी ऑलरेडी उनके हाथ में आ चुकी है। उसमें अब बाप उनके बह रहे हैं वहां पे, उस एग्जाइल में है या बह रहे हैं, वट जो भी हैं। अब उनके चचा और जो उनके अपने कजन जो हैं वो जेल में बैठे हैं, पीछे मरियम साहब हैं। और ऑलरेडी पार्टी के सारे मेन फैसले जो हैं वो तो मरियम साहबा कर रहे हैं। अगर लाहौर का क्राउड भी निकलता है, आता है, तो इसके बाद तो मरियम के पास उनके जो कार्ड्स है कंसोलिडेट कर लेते हैं और स्पेस, वो ज्यादा कंट्रोल भी करती हैं। उनकी ऑफ कोर्स उनकी अप्रोच अभी पीएमएलएन क्या, मतलब आप उसकी स्ट्रेटजी को क्या कहेंगे? मगर 2-4 जुमलों में फिर मैं भट्टी साहब से भी पूछूं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इनको दोबारा मोमेंटम पकड़ने के लिए कोई बड़ी चीज चाहिए। लिहाजा बहुत सारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, लोग कहते हैं, मतलब इवन आमिर मतीन साहब के साथ मेरी इस पर डिबेट रहती है, वो कहते हैं नहीं देंगे, स्टेक्स ज्यादा हैं, ये आगे थ्रेट वगैरह करेंगे। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, असेसमेंट है, वी मे बी रॉन्ग। मेरा ख्याल ये है कि बहुत बड़ा अपने आप को कहते हैं ना स्टेज करने के लिए, दोबारा कम बैक करने के लिए ये पीडीएम को कोई बहुत बड़ी चीज करनी पड़ेगी। हुकूमत कोई बहुत बड़ी गलती करेगी और इनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये मोमेंटम बना है, जो चीजें बनी है, अब इनके पास आखिरी एक ही हरबा है, लॉन्ग मार्च करें और लॉन्ग मार्च के साथ आगे रिजाइन करें। अगर ये दोनों चीज अगर नहीं करते तो ऑलरेडी मोमेंटम इनका मेरा ख्याल है वो हो चुका है। इमरान खान साहब जो है वो मजीद पावरफुल होंगे और पीडीएम जो है मेरा ख्याल है लास्ट कार्ड इनके पास। भट्टी साहब पीएमएलएन के पास देखें, अब ये बात भी है ना, शहबाज साहब भी हैं, मरियम साहिबा भी हैं, नवाज साहब भी, एक तो बातचीत भी है, राब्ते भी बहाल हैं, ये सबको मालूम है। हुकूमत भी मान गई है, ऑपोजिशन भी मान गई है। जिनसे राब्ते होने हैं उनसे राब्ते हैं, हुकूमत से नहीं है। ये बात भी अब क्लियर टेबल के ऊपर ये बात है। क्या कार्ड्स हैं पीएमएलएन के पास इस वक्त, अगर 1.25 साल उन्होंने मजीद काम करना? देखिए, एक बात तो ये है कि राब्ते गवर्नमेंट और अपोजिशन के भी हो गए हैं। अच्छा, हाँ, यानी वो एक दरमियान में 3-3, 4-4 लोग लगे हुए हैं, जिनका कहने का मकसद है कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, कि हाथ में कुछ ना रह जाए, ये हो जाए। दूसरी बात ये है कि अब जावेद लतीफ साहब बयान दे चुके हैं, इसके अलावा मरियम नवाज कह चुकी है कि जो इस्तीफे नहीं देगा उसके अवाम उसका घेराव करेंगे। ये दूसरा हो गया। तीसरा, नवाज शरीफ साहब सुना है वहाँ से कह चुके हैं कि हुकूमत और ये जो हुकूमत के खिलाफ हमारी जो मूवमेंट है, इसमें हमारी अपनी जमात के लोग जो हैं वो उतनी आगे नहीं बढ़ के खेल रहे वगैरह। तीसरा इजलास भी एक हो चुका है जिसमें राना सना को वो ड्यूटी दे चुकी हैं कि भाई देखें कमियां कोताहियां कहाँ आई। पांचवा ये है कि बहुत सारे लोग जो इनके पीएमएलएन के सियासतदान हैं वो साइड पे हो गए हैं। और छठा, वो जो ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू करने वाले थे कि ये किधर मरवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा होते जा रहे हैं। और अब इनके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक है, यानी ये इस मंतक को छोड़ दें कि जैसे अभी वो मौलाना कह रहे थे कि दिसंबर में घर जाएं, बिलावल कह रहे थे जनवरी नहीं देखेंगे, मरियम नवाज जनवरी नहीं देखेंगे, और ये इस्तीफों के अंबार लग गए हैं। 10,070 के 1,500 लोग हैं, उनमें नून के कितने और कितने अंबार लग सकते हैं। पुराना दौर थोड़ा कि 1 लाख रुपए तनख्वाह वो जो आता होता था तो उसके छांव के नीचे बैठ जाते थे, अब तो 5-5 हज़ार के नोट हैं, तो कितने इस्तीफे होंगे जिसके अंबार लग गए। तो ये ब्लफ कॉल, ये झूठा कॉन्फिडेंस, ये सारा मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मुकम्मल डिवाइड है इस्तीफों पे और मौलाना साहब। और एक पेज पे कौन है? मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, और बाकी सारा कोई एक पेज पे नहीं, सारों के अपने अपने हैं। जो मरियम नवाज के साथ हैं उनके भी अपने हैं कि रास्ते लेफ्ट राइट दाएं बाएं, तो एक ही है। इन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर ली है, इतना सारा ऊपर लेके आए, आर या पार, धांसू, झटकरा, इनकलाब, इसके अलावा खूह खाते में चले जाएंगे। अच्छा। और गो कि हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 महीने में फिर आ जाते हैं और कर लेते हैं। जैसे इमरान खान साहब 126 दिन धरनों के बाद घर चले गए तो क्या फर्क पड़ा, फिर कोई पैनामा लीक्स आ गई, फिर उठ के खड़े हो गए। तारिक कादिर साहब 2 मरतबा आए तो क्या फर्क पड़ा, फिर कोई ना कोई इशू आ गया, मॉडल टाउन के लोगों की डेथ हो गई,
फिर वो उनका वो हुकूमतें गलतियां करती हैं, हाँ करते हैं, चांसेस मिलते हैं, और ये जब टैलेंट मौजूद हो हुकूमत में गलती करने का, और दूसरी तरफ से ये इनके पास भी टैलेंट मौजूद हो और आवाम का भी टैलेंट मौजूद हो कि लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म, टू मच टैलेंट, तो वो बहुत, तो उसमें अल्लाह के फजल से सारे विन विन पे हैं, सारे विन विन पे, सब विन विन पे। इस मुल्क की यही तो चंपू चमारों की मौज है कि सारे विन विन पे, सब विन विन पे, सब मुल्क को कौम के लिए लगे हुए हैं। जो हुकूमत बचा रहा है वो भी, जो हुकूमत गिरा रहा है वो भी, और जो लेफ्ट पे है वो भी, जो राइट पे है वो भी, कौमी मफाद, वसीतर कौमी मफाद में। और मैं अक्सर रात को रो पड़ता हूं कि मेरे लिए कितने ये दर्दमंद हैं। ये हर वक्त मरियम नवाज साहबा ने अच्छा भला 25,000 कनाल का घर छोड़ के मेरे लिए बाहर निकली हुई, कभी कोविड के दौरान जान खतरे में डाल के, लेकिन फिर इस्तीफा, बस इस्तीफे का ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है। इस्तीफे। और अब तो मरियम नवाज साहबा, मैं एक फिक्र आखिरी जरूर कहूंगा, अब तो वो बाबा अमल नजूमी भी बन गई। यानी वो जो इमरान खान कुत्तों को खिला रहे थे, वो असल में खौफ अपने को वो गोश्त खिला रहे थे। अच्छा, तो वो अब वो चले, वो उस तो सतह पे इंटरप्रिटेशन होती है ना। मुझे तो लग रहा है आप पक्का करें कि मरियम और पीएमएलएन इस्तीफे दे, वही तो आप उनको उकसा रहे हैं। हाँ, इस्तीफे नहीं, उन्होंने इतना देखे ना। पहली बात तो मैं तो इस हक में ही नहीं कि हुकूमत गिराएं आके, धरनों के जरिए, सड़कों के जरिए। क्यों गिराएं? नहीं, क्यों गिराएं? इनका हक क्या है? 2.5 साल बाद अचानक आपको एक ऊपर से वही नाजर उतरी है कि ये सारे ही जाली हो गया। जीबी के इलेक्शन आप लड़ लेते हैं, डिप्टी स्पीकर, सदारती इंतखाब, चेयरमैन अंदर बैठे हुए हैं। मौलाना साहब असेंबलियों में बैठ के कह रहे हैं ये जाली है, मतलब बकरे का धड़ हराम, बकरे का सर जो है हलाल। बुखारी साहब से पूछ लूं ना, आपको भी नजदीक वैसे जरूरत तो कोई नहीं थी हमारे बाद उनकी बुखारी साहब की, लेकिन चलो नहीं, बुखारी साहब की क्यों जरूरत नहीं है? बिल्कुल लाहौर में बैठे हैं, वो तमाम चीजों को बड़ी करीबी नजर से देख रहे हैं, उनकी ओपिनियन को हम वैल्यू करते हैं। जी बुखारी साहब, ना आप मुझे लड़ाए ना। मैंने सर अगर आप मरियम को उकसाएंगे कि वो इस्तीफे दे दे, मरियम नवाज को, तो फिर मैं लड़ा तो नहीं रही, मैं तो खाली इस्तदा कर रही हूं। बात कहां से शुरू करूं? उन्होंने कहना जी आधा गिलास इरशाद भट्टी ने दिखाया, गिलास का जो दूसरी साइड आधा भरा हुआ है ना, वो मैं दिखाता हूं। बुखारी साहब, क्या ऑप्शन है पीएमएलएन के पास? उन्होंने टेम्पो इतना हाई कर दिया है, अब इससे पीछे हटना या प्रेशर ज्यादा बढ़ा के ज्यादा कुछ वो हासिल कर लेने में कामयाब हो जाएंगे? इस वक्त क्या अगले 1.25 महीने की स्ट्रैटेजी है, अगस्त ये जो जनवरी के आखिर तक? बहुत शुक्रिया आपको मारिया, आपने मौका दिया मुझे। देखिए, मेरे पास ना तो इरशाद भट्टी जैसी विजडम है, ना उन जैसा एक्सपीरियंस है मेरे पास, जो चीज़ों को बड़े करीब से बहुत अच्छी तरह से देख के नथिंग बट ट्रुथ हमें बताते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। मैं ज़रा आपको अपनी बकवास पेश कर देता हूँ, जैसी कैसी भी है वो। 2-3 चीज़ें बहुत अहम है। पहली बात तो यह है कि जब से एपीसी हुई पीडीएम की, उसके बाद से अब तक पीडीएम में ना क्रैक्स आए हैं, ना ये टूटी है। जो ख्याल था, जो तवक्का कर रहे थे, और हमें ये वजीरों, मशीरों और तर्जमानों ने बताया था कि पीपल्स पार्टी कार्ड सीने के साथ लगा के अलग खेल रही है, बस किसी वक्त भी लो, बस ऐसे हवा चलेगी और वो अलहदा हो जाएंगे। एक तो वो नहीं हुआ अभी तक। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज जो है पीडीएम में, वो बिलावल भुट्टो की है। मरियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लुक एट व्हाट ही इज टॉकिंग, नंबर 1। दूसरी बात यह है, जलसा नाकाम हुआ था कि क्या हुआ था, उसके बारे में मेरा बड़ा 2 लफ्जों का एनालिसिस है। एक, जलसा तारीखी था, नहीं था। फ्लॉप था, नहीं था। तो फिर क्या था? बस जलसा था। और ये कहना, अगर फैसल जवेद साहब टीवी पे बैठ के ये कहें कि इतने लोग तो हमारे कंटेनर के ऊपर होते थे, तो ये कौन सी एनक है, कौन सा काउंटर है, किस तरह से देखते हैं वो इसको, ये खैर उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो रऊफ क्लासा साहब ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इम्तिहान है अब पीडीएम की क़यादत का कि वो मोमेंटम जो लाहौर तक भी आ गया था, वो आगे इस गैप के बाद दोबारा उसको मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कर पाएंगे, अनलेस ऑफ कोर्स, जैसा कि रऊफ क्लासा साहब ने भी कहा और इरशाद भट्टी ने भी कहा, कि वो कोई और धमाका खेज काम कर दें। जो इस्तीफे हैं वो इकट्ठे भी हो जाएं सारे, और वो 31 जनवरी से पहले भी दे दें, तो कोई मोमेंटम इसका दोबारा वापस आ जाए तो आ जाए, वरना जब तहरीकें चलती हैं तो उसमें गैप आ जाए तो मोमेंटम जो है वो। लेकिन बुखारी साहब, ये जो एक बात बार-बार, नॉट द लीस्ट जी, हाँ, तो आप मुकम्मल कर ले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो दूसरी तरफ एतमाद का इजहार है ना, वो भी बहुत इल फाउंडेड है। अगर आप आंखें बंद करके कहें कि बिल्ली नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, इस पे मैं ब्रेक के बाद आना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि हम पीटीआई की स्ट्रैटेजी को जरा अलग एनालाइज करें। मुझे सिर्फ ये बताइए, पीएमएलएन के अंदर जो बड़ी स्ट्रॉन्ग एक परसेप्शन है, और ये परसेप्शन जब हम लोगों से बात करते हैं उसी के ऊपर हम बेस करते हैं कि इस्तीफों के मामले पे तमाम लोग एक पेज पे नहीं है, और ये बड़े वाजे तौर पर लोग अपना इस पे डिसकंटेंट आपको भी यकीनन बताते होंगे, सब हमें भी कन्वे करते हैं। तो जब
इस्तीफों वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर तबूरी जमात में भी क्लैरिटी नहीं है, तो फिर वो पूरे पीडीएम पे कैसे ट्रांसलेट होगी? ये उसी तरह की बात है जिस तरह से तस्वुर किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी एक अलग खड़ी हो जाएगी और ये सब कुछ जो है बर्बाद हो जाएगा। यही बात इस्तीफों की भी है। इसको अंडर एस्टिमेट करने से कुछ भी हल होने वाला नहीं है। हुकूमत ने बहुत सारे इसी तरह के प्रोपोगंडे पहले भी किए थे। किसी ने कहा था 8 बंदे नहीं आएंगे इनके जलसों में, किसी ने कहा था पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी, किसी ने कहा था चाचा भतीजी लड़ पड़ेंगे, किसी ने कुछ। ये सारे वो परसेप्शन बिल्डअप किए जाते हैं बाकायदा। अच्छा। ये जो इस्तीफों वाली बात है, इसके ऊपर से अभी तक कोई एक रत्ती हिलने के लिए तैयार नहीं है। हम जब बात करते हैं पीडीएम की तो 3 ही जमातें हैं ना, उसके अंदर 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीएमएलएन और जेयूआई जो इसका मूवर है या मोटिवेटर है सारे का। उनमें इस इशू के ऊपर ले दे के कुछ नहीं है। जेयूआई के सारे इस्तीफे आ गए हैं। सिंध असेंबली को बिलावल भुट्टो साहब ने हदायत जारी कर दी है, सबमिट कर दे रेजिग्नेशन। मैं कहता हूं इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट क्यों किया जा रहा है कि ये इस्तीफे नहीं आएंगे? ये कहां लिखा है? ये कहां से उतरा है ये कि ऐत नहीं होना जी? अगर हो गया तो लेकिन मैं बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ बुखारी साहब क्यों ऐसा लग रहा है। बिकॉज हम गुमगू की कैफियत में, चाहे वो बयानात जलसों में जो भी दिए जाएं, प्रैक्टिकली गुमगू की कैफियत है। पीएमएलएन में आप मुझे बता दीजिए कि जो सेकंड टियर की लीडरशिप, जो उनके एमएनएज एमपीएस के अलावा कौन से मेन स्ट्रीम बड़े लीडर ने लीड किया फ्रॉम द फ्रंट कि ये हमारी पार्टी पॉलिसी है, जो कि मरियम बीबी खुद पार्लियामेंट में है नहीं, कि भाई ये हमारा इस्तीफा है एंड वी मीन बिजनेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं अर्ज कर दूं आपसे, पीएमएलएन में पहले भी, कल भी, गुज़श्ता कल भी और आने वाली कल भी हर वो चीज हो रही है जो नवाज शरीफ साहब बैठ के, जब वो यहां थे, यहां जेल में से करते थे और अब जो है वो बैठ के लंदन में कर रहे हैं। किसी एक में जुर्रत नहीं है कि वो नवाज शरीफ की ख्वाहिशात और उसकी मर्जी और उसके अहकामात के बरक्स चल सके। चाहे वो उसका भाई है, चाहे वो उसका भतीजा है, चाहे वो पार्टी की फर्स्ट ईयर लीडरशिप है, चाहे वो लास्ट ईयर लीडरशिप है। मरियम इज नोबडी, मरियम इज ओनली डूइंग व्हाट आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। इसके बारे में कोई इबाम नहीं होना चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि तमाम शॉट्स नवाज शरीफ साहब खुद कॉल कर रहे हैं। मरियम साहिबा इज अ गुड एग्जीक्यूशनर। जो भी नवाज साहब का इस वक्त स्ट्रैटेजी है उसको वो बड़े दबंग तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है। और मेरा ख्याल है वो काम भी कर रही हैं जो कभी नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि शहबाज साहब करते, लेकिन वो अपनी तबीयत की जो है मुख्तलिफ होने की वजह से नहीं करते थे। तो मरियम वो कर रही हैं। कोई डिसीजन मेकिंग में अगर कोई उनका कोई बहुत बड़ा हाथ है, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता। इट्स नवाज शरीफ साहब थ्रू एंड थ्रू। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। इसके बाद हम आगे रहेंगे। हुकूमत का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? खान साहब कभी अपने कुत्तों के साथ खेलने की तस्वीर ट्वीट करते हैं, फिर उसके अलावा वो कहते हैं कल क्या आज ही इस्तीफे दे दें। तो वेयर इज दिस कॉन्फिडेंस कमिंग फ्रॉम? ब्रेक के बाद पे बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले बुखारी साहब ये कह रहे थे कि इस वक्त जो भी पीएमएलएन के अंदर तमाम फैसले लिए जा रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब ही ले रहे हैं और मेरे उससे एग्रीमेंट था और मरियम नवाज साहिबा उनको इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर रही हैं। फिलहाल जो दिमाग है सारा अभी वो नवाज शरीफ साहब का ही है। लेकिन क्लासर साहब आप डिसएग्री करते हैं? आप मुझे अगेन बड़े एहतराम के साथ बुखारी साहब मेरे एडिटर रहे हैं और मेरे बड़े फेवरेट, वन ऑफ द माई फेवरेट एडिटर्स इंग्लिश में, उसके न्यूज़ के रहे हैं। बड़ा इनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। आपकी भी रहे एहतराम है। लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इस पे रीडिंग पॉलिटिकल इसकी सिचुएशन पिछले कोई आप 2013-14 के बाद जब से मरियम नवाज साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बैठना शुरू हुई तो ये बिल्कुल क्वाइट अदर वे राउंड है। मेरा ये ख्याल है कि मरियम नवाज साहब जो हैं वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को गाइड भी कर रही हैं, कंट्रोल भी कर रही हैं। वो पॉलिसी ये जितनी भी शिफ्ट आ रही है ये मरियम नवाज साहबा की वजह से उनमें आई है, नवाज शरीफ साहब में। यही वजह तो है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब आप देख लें, अदरवाइज दोनों भाई जो 30-40 साल तक वो सेम पेज पे थे। ठीक है, दरमियान में छोटा छोटा आपको याद गुड ये काप बैड काप खेल लेते थे कि उन्होंने सख्त बयान दे दिया, उन्होंने ढीला दे दिया। लेकिन कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट इस तरीके का यहाँ पे नैरेटिव नहीं होता था जिस तरीके का नवाज शरीफ साहब ने इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हुए लिया। ये आपकी बात नहीं है। आपको याद हो कि जनरल रहील साहब के साथ जो आर्मी चीफ थे या अगर उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरमियान जो प्रॉब्लम हुए थे वो मोस्टली जो थे वो जो उस वक्त आके बातें होती थी मरियम नवाज साहिबा की वजह से थे। इवन डॉन लीक्स में जो नाम आ रहे थे बाद में बताया गया था कि डॉन लीक्स में से मरियम नवाज साहिबा का नाम जो है उन्होंने निकाला था, तो उनका भी रोल इसमें आ रहा था, चीजें बन रही थी। अब ये काम शहबाज शरीफ साहब नहीं करते होते थे ना मियां नवाज शरीफ साहब मिलकर करते होते। ये कोई न्यू चेंज है, ये इसमें न्यू थिंकिंग है। ये उनको उस बयानिए पे इंप्लीमेंट करने वाला एक पॉपुलर चेहरा मिल गया ना मरियम की शक्ल में, पहले नहीं मालूम था, पहले नहीं मौजूद। मरियम नवाज साहिबा का अपना एक उनका
क्राउड है, अपने उनके लोग हैं। अब आप उनका क्राउड देखें जो उनके गिर्द है, जिसके साथ बैठती उठती करती हैं, वो जर्नलिस्टिक क्राउड हो, वो उनका पार्टी का क्राउड हो। अब ये वो नहीं है जो उसके साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ है या इमरान मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है। सो जो कुछ भी हो रहा है अभी मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका टकराव हुआ है, चीजें हुई हैं। आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, इन्होंने बकायदा एक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरियम नवाज ट्वीट साहब नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि एक्सीलेंसीज, मरियम नवाज साहब को एक्सीलेंसीज हुकूमतें आके ट्विटर पे नहीं चलती। आप और ये बात उन्होंने एज ए उसके तौर पर कही थी, वजीर दाखिला के तौर पर कही थी, क्योंकि आम कामनर भी नहीं थे, कोई पार्टी वर्कर के। आप उससे अंदाजा लगा लें कि अगर मरियम नवाज साहबा ने अपनी हुकूमत में बैठते हुए अपने वाले साहब की सोच कैसे बदली, उन्होंने पार्टी को किस तरीके अपनी सोच पे लेके या जिसके फायदे हुए हैं उनका ख्याल में। अच्छा, पीएमएल वाले कहते हैं बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं मरियम नवाज को आप लोग। ये आप लोग परसेप्शन बना के आपने उनको लीडर बना दिया, ये बना के ये होगा। लेकिन मेरा नहीं, ये बात मेरा ये ख्याल है कि मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने आके अपने वाले साहब की जो पॉलिसी थी, स्ट्रेटेजी, ऑल दो उनका माइंड था थोड़ा सा, इतना सख्त नहीं था जितना उन्होंने आके पहले पोजीशन में उन्होंने किया। सो मेरा ये इस पर चलिए जी, बुखारी साहब आप इस पे ओपिनियन दे, फिर मैं भट्टी साहब की तरफ जाऊंगा जी। बस मैं मुख्तसर मैं रऊफ क्लासरा साहब से अक्सर यानी इत्तेफाक करता हूं हर बात पे। मुझे ये बताइए, जो पहले 5 चीफ जस्टिसों से और 4 आर्मी चीफ से लड़ाई हुई थी, तो मरियम तो उस वक्त खेल रही होंगी कहीं ना कहीं, वो तो सियासत में नहीं थी, वो किसने कराई थी? दिस इज माइंड सेट ऑफ नवाज शरीफ, माय डियर, लेट अस नॉट मेक एनी मिस्टेक। बुखारी साहब आपको ये उनकी श्रेष्ठ में है, और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये कि वो सिर्फ इम्प्लीमेंटर है, एक्सिक्यूशनर है, क्योंकि शायद शहबाज शरीफ साहब ये नहीं करना चाहते। सर शहबाज शरीफ साहब नहीं थे सर, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो उससे मरियम नवाज साहब से ज्यादा पावरफुल थे। वो अपने भाई की आगे पॉलिसी स्ट्रेटेजी से क्यों इत्तेफाक नहीं करते थे? वो तो ये आगे खुलेआम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहिए, नवाज शरीफ हमें आर्मी से नहीं लड़ना चाहिए। टक्कर लेने का माइंडसेट बहुत पुराना है। बारह उसमें तेजी है। मेरा ये ख्याल है कि जो लोग आके चीजें जानते हैं, थोड़ी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुई हैं, आपको पता है जब से मरियम नवाज साहब वहां पे बैठी हैं, उन्होंने 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस संभाला, उनका क्राउड देख लें, उनके लोग देख लें, उनकी स्ट्रेटेजी देख लें, पॉलिसी देख लें, वो मीडिया के हवाले से हो, फौज के हवाले से हो, या इवन पॉलिटिशियन के हवाले से, अपने मुखालफिन से, उसमें कम से कम मुझे बड़ी चेंज लगती है। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसमें बड़ी सख्ती आई है, उसमें ज्यादा उसमें एक्सट्रीम उनकी पोजीशन जो हुई है। और जो मरियम को जानते हैं, मेरा ख्याल है आप भी जानते हैं उनको, उसमें मरियम का इंपैक्ट है। दैट्स माय व्यू। चलें थोड़ा सा बहस को आगे बढ़ाते हैं। जो खान साहब हैं वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में जरा हमने जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये हमारा एक सियासी बहरान, चूंकि उनको लगता है कि ये जिम्मेदारी नहीं है शायद तहरीक इंसाफ की खुद के वो इस मामले पे आके इंगेज करे, जिन्होंने उनसे बात करनी है वो खुद ही मामला तय कर लेंगे। लेकिन बहरहाल खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो अल्फाज का चुनाव है, इससे लगता है कि बजाहिर वो किसी प्रेशर में नजर नहीं आ रहे। जरा सुन लीजिए। मैं लॉन्ग मार्च का स्पेशलिस्ट हूं। मैं इनको दावत देता हूं, अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा। और मैं एक चैलेंज करता हूं कि ये हफ्ता गुजार गए ना यहाँ, वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। मैं इनकी पूरी मदद भी करूंगा धरने में। मेरी सारी मदद के बावजूद ये हफ्ता नहीं गुजार सकेंगे। मैं तो इंतजार करूंगा इस्तीफे दे। मैं इनको इन्वाइट करता हूं कि कल नहीं आज इस्तीफे दे। हमारा ये फायदा करवाएंगे अपना इनकी। मैं तो अभी आपको कहता हूं कि इनकी पार्टी के अंदर इनके खिलाफ अक्सरियत लोग इस्तीफे नहीं देंगे। इस्तीफे दे दे तो बहुत अच्छे तरह हम फिर से इलेक्शन करवा लेंगे। जी भट्टी साहब, ये इतने सुकून, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तहरीक इंसाफ में, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो जात में इस वक्त बता रहे हैं, ये कहां से आ रहा है? ये इस वक्त ये तीन वजूहत है। नंबर 1 के पीडीएम का मेड इन ताइवान बयानिया है, कोई मुश्तरका चीज नहीं, कोई कॉमन चीज नहीं, कातल मकतूल, यानी आप अंदाजा करें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक जगह बैठी हुई है, मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी और अचकज़ई साहब एक जगह बैठे हुए हैं, एक स्टेज शेयर कर रहे हैं। हर वक्त चूंकि सामने बुग़्ज़े इमरान है, बुग़्ज़े फौज है, और मेन है आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, तो इसलिए सारे इकट्ठे हैं, वरना कोई नहीं। नंबर 1 ऑपोजिशन की वीकनेस। नंबर 1 और मेड इन ताइवान बयानियां, ठगों के टोले, नीम खानदा अजीबो गरीब, और ऊपर से यानी एक तरफ खा के बाद हजमी होए वाले लोग, यानी आपने उनके कभी दरमियान में खाने नहीं सुने, और दूसरी तरफ बच्चे मार रहे हैं, नहरों में फेंक रहे हैं, कुएं में छलांगे मार रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से एक कीमे की प्लेट, एक
बयानी का नाम। अच्छा। दूसरा, इखलाकी तौर पे अब गवर्नेंस परफॉर्मेंस इमरान खान साहब की पे हम लाख बात करते हैं और करते रहेंगे, और उनके वादे दावे नारों वादों पे सारा करते रहेंगे, और इमरान खान साहब के धरने को क्रिटिसाइज भी इसलिए करते हैं। इमरान खान साहब हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं इस इशू में। अच्छा, इस इशू पे कैसे? क्यों है? हाँ। इस्तीफे क्यों दें? किस लिए? क्योंकि उन्होंने खुद भी मांगे थे 2014 में। क्यों दें? तो कैसे हाई मॉरल ग्राउंड इस्तीफे क्यों दे रही है? जैसे 2014 में उस वक्त मांग रहे थे इस्तीफे, मैं कह रहा हूं कि वो गलत कर रहे थे ना, गलत कर रहे थे। हाई मॉरल ग्राउंड कैसे आ गया? इसलिए कि आप एक इकट्ठे 2.5 साल बाद इकट्ठे होते हैं और कहते हैं हम इस्तीफे देते हैं। किस लिए? हमें इमरान की शक्ल पसंद नहीं। क्यों भाई, किस लिए नहीं पसंद आपको? आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, क्यों? इमरान हुकूमत को गिराना है। सब खान साहब ने नहीं किया बतौर ऑपोजिशन। मैं कह रहा हूं फिर आप वो एक गलत नहीं, जब हाई मॉरल ग्राउंड की बात करें, मैं समझना चाह रही हूँ कहां से आया हाई मॉरल ग्राउंड। इसलिए कह रहा हूं कि ये गलत है ट्रेंड जिसका भी। नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफा दे दिया था, बाय द वे अगर वो उसको करने है तो उस वक्त जब जनरल रहील शरीफ, एक बात याद आ गई, बुला के तैर कादरी और इमरान खान को रात को बुला के घर में मसालतें करवा रहे थे, उस वक्त फौज बड़ी अच्छी थी, है ना, उस वक्त फौज ठीक थी, साथ हुकूमत में खड़ी। इस बात पे मैं आपकी एग्री कर रही हूं, मैं सिर्फ हाई मॉरल ग्राउंड समझना चाह रही हूं। मैं हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि किसी हुकूमत को 15 जमातें इकट्ठी हो जाएं और उनके साथ 70% वोट हो, इकट्ठी हो जाएं, और वो इकट्ठी होकर कहें कि हमें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं, 2.5 साल बाद घर चले जाओ। क्यों चले जाओ? मैंडेट जाली है, इस्तीफे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? अच्छा, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? धरने दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हुकूमत को गिराना है, इमरान खान को घर जाना है, भाई किस लिए? कोई 2-3 तरीके। इमरान खान असेंबलियां तोड़ दे, असेंबली में अदम एतमाद ले आओ, इसलिए किस लिए? सर 2014 में नवाज शरीफ से इस्तीफे क्यों मांग रहे थे? नहीं मांग रहे थे तो गलत कर रहे थे ना। मैं उस वक्त मॉरल हाई ग्राउंड कैसे हो गया इस वक्त? भाई इसलिए गलत हो गया कि उस वक्त भी जो लोग थे वो कह रहे थे इमरान खान को, थोड़े लोग थे लेकिन उस वक्त भी कह रहे थे कि आप ये बाकी सारा कर लें, आप इस तरह हुकूमत को घर नहीं भिजवा सकते। और इस अगर मिसाल के तौर पर उन इमरान खान ने डाका मारा है तो अब हम नवाज शरीफ साहब को कहें आप भी डाका मार लें, क्योंकि इमरान खान ने डाका मार चुका है। ये तो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा बात है नवाज शरीफ, मौलाना मरियम, इनका स्टेक क्या है? असेंबली के मेंबर हैं, ये अंदर बैठे हुए क्या है? ये एक मिल है, फैक्ट्री है जिसके ये हेड हैं और उसके नीचे सारे लगे हुए हैं। मरूसी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मरियम का बयानी है कि नवाज शरीफ का बयानी। खुदा के लिए, एक बाप है एक बेटी है, दोनों की स्ट्रगल, नवाज शरीफ साहब को जो मरियम नवाज की स्ट्रगल क्या है। लेकिन पहले इसको छोड़े, तीनों लीड कर रहे हैं ये। अच्छा, ये पार्लियामेंट क्यों नहीं मंजूर? 2.5 साल में क्यों नहीं मंजूर? आपने सारा डिप्टी स्पीकर, सदारती इंतखाब, अंदर बैठे अलाउंसेस, प्रोडक्शन आर्डर्स और कायमा कमेटियों की सरबराहियां, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, और सारा कुछ आप रह रहे हैं। या तो ये है ना कि कल इस्तीफों के साथ हर मेंबर अपनी अपनी तनख्वाह अलाउंसेस वापस करे, जमा करवाए और चले। ख्वाजा आसिफ ने उस वक्त क्या कहा था? कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। अच्छा, फिर दूसरा बात है, इनका मसला क्या है? मईशत है? बिल्कुल नहीं। तिजारत है? बिल्कुल नहीं। बेरोजगारी है? बिल्कुल नहीं। गुर्बत है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? मैं ये क्यों कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं? कोई एक इन्होंने व्हाइट पेपर दिया हो कि भाई हम होते तो इस तरह कश्मीर नहीं हो सकता था, टड्डी दिल इस तरह हो सकता था, आपकी पूरी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े जाएंगे, तो फिर इसकी वजह से हुकूमत को परेशान होने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ लग रहा है अगर ये मूवमेंट आती कि ये महंगाई इमरान खान खत्म करे, बेरोजगारी इमरान खान खत्म करे, ये तो खुद इनका बयानिया है कि किसी जमहूरी हुकूमत को पूरी मुद्दत नहीं करने जा रहे। अब आप मुझे समझ में आ गए, इसलिए खान साहब कॉन्फिडेंट हैं कि आप, यानी कि उसको पता है 126 दिन मैं बैठ के अगर हुकूमत नहीं गिरवा सका तो ये क्या कर लेंगे। जी, यही वजह है कॉन्फिडेंस की हुकूमत की, बिकॉज जो गवर्नेंस में अभी गैस आ रही है, बाय द वे पता नहीं कितने लोगों के घर आ रही है, कम आ रही है। ये लोग आम जो देख रहे होंगे वो तो कह रहे होंगे इस इशू पे बात करें। गैस इशू है। ये जो सियासत जो है ना, जो मुझे थोड़ी सी समझ आती है, ये हमेशा आपने अपने फॉलोअर्स को, अपनी टीम को हमेशा होप दिलानी होती है, आपने गिव अप नहीं करना होता। इमरान खान साहब जो है, अब हम उनसे ये तवक्को तो नहीं उस पर रख कर बैठेंगे वो घबरा जाएंगे, या उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी घबराने वाली हो जाएगी, या मैसेज जाना शुरू हो जाएगा, बस जनाब अब देख लें हमारी हुकूमत आज गई, कल गई, परसों गई। आपको याद होगा जब वहाँ पे नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे, गिलानी साहब और उस वक्त जरदारी साहब थे, जज रेस्टोरेशन, उनके बयान उठा के देख लें। उस वक्त जरदारी साहब भी इसी तरह के कॉन्फिडेंस का आके मुजाहरा करते थे, गिलानी साहब भी कहते थे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर फर्क पड़ा। फिर इमरान खान साहब का भी कह देना कि आपके मैं 126 दिन बैठा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा था। अल्टीमेटली आपने जो भी आके तकरीरें की, यहाँ पे लोगों को एजुकेट किया, शऊर पैदा किया, वो शऊर जो है आपके काम आया 3 साल बाद, 2-3 साल बाद, आप उसके बाद इलेक्शन में काम है। जरूरी नहीं होती जो आज की आपकी एफर्ट्स हैं
हाँ, तो फौरी तौर पर उसके नतीजे निकले। आपकी पॉलिटिक्स में ये टाइम लगता है थोड़ा सा, इसमें आके लोगों को, अपने मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, सबको एजुकेट करना होगा कि फलां हुकूमत के खिलाफ जो हम ये बाहर निकले हैं इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं और हम इसको क्यों चेंज करना चाहते हैं। सो जो आज के एफर्ट्स हैं वो आपको हो सकते हैं 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, जो इमरान खान साहब ने लेकिन पॉलिटिकली एंगेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इनको अपना करने दे जो काम करते हैं हुकूमतें करती हैं। मेरा ख्याल है फंस गए हैं, उनका एक हैंगओवर का शिकार है, उससे निकल नहीं पा रहे। और उनको मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टीम में से किसी को इतनी जरूरत है कि उनको थोड़ी सी बैठ के काउंसलिंग होनी चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए। शिबली साहब तो कहते हैं वो पसंद करते हैं क्रिटिसिज्म अगर उनके ऊपर किया जाए। किसी दिन ये थोड़ा सी उसको आके क्रिटिसिज्म करके ना उस पे वो क्या करिए, वीडियो बना के ना, एक वीडियो बना के आज उन्होंने कहा है अपने बयान में कि मैं कायम हूं अपने बयान पे। मैं वही कह रहा हूँ कि शिबली साहब ना किसी पार्टी में अच्छी खासी तगड़ी कोई 2-4 चीजें हम भी थोड़ी सी गाइड कर देंगे, ये चीजें खान साहब से पूछ लें, कैबिनेट मीटिंग में कह दीजिएगा, उसकी वीडियो बना के शेयर कर दे, हम उस पर माजरत कर लेंगे, शिबली साहब ठीक कर रहे हैं। लास्टली उस पे ये जो उनका कॉन्फिडेंस का है, वो जो हैंगओवर की मैंने बात की, वो हर बात में इंटरव्यू में 2.5 साल से एक बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे इन्होंने कौमी असेंबली में जिस दिन मैं वजीर आज़म तकरीर नहीं करने दी थी। आप उससे आगे चले थोड़ा सा, मतलब आपका जो बेस्ट ऑप्शन, मतलब बेस्ट जो तकरीर थी इमरान खान साहब की जब इन्होंने बनी गाला से तकरीर की थी, पहली तक स्टेट्समैन वाली तकरीर, बहुत तारीफ हमने की थी कि क्या बात है, शानदार तकरीर। खुद आई विश का खान साहब उस पर कायम रहते, उसी को लेकर चलते। हाउस में शोर हुआ है, शराबा हुआ है, आपको तकरीर नहीं करने दी गई, फेयर ऑफ पार्लियामेंट में हंगामे चलते रहते। जनाब मुशर्रफ को तकरीर नहीं करने दी गई थी, ये बुखारी साहब बैठे, इनको याद होगा, यहाँ पे आपको याद, फरूक लगारी को नहीं करने दी गई थी, गुलाम इसहाक खान को, गुलाम इसहाक को नहीं करने दी गई थी। पार्लियामेंट में शोर शराबे होते हैं, आपको ब्रिज करना होते हैं चीजें। अभी भी एक चीज पकड़े, मैं एनआरओ नहीं दूंगा आपको, जो बात आगे फवाद चौधरी कहते हैं ना, अभी भी पॉलिटिक्स में, इनकी कैबिनेट में अभी मैं समझता हूं किसी में थोड़ी सी पॉलिटिकली तौर पर चीजों को अंडरस्टैंड करने की, एनालाइज करने की, अच्छे मशवरे देने की अगर किसी में कैपेसिटी है, वो उसमें फवाद चौधरी में। हाँ। उनका जहन पॉलिटिकल आपको लगता है कि अंडरस्टैंड करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है और पार्लियामेंट को कैसे चलाना है। आप अभी भी कह सकते थे भाई साहब आप पे केसेस हैं, आप पे मुकदमे हैं, आप जाएं अगेन नैब जाने, आपकी अदालतें जाने। हाँ, हुकूमत के तौर पर जो कुछ हमसे मांगे कि हम देने को तैयार हैं उनको, नैब को या एफआईए को, लेकिन हम कोई आपके खिलाफ कुछ जाकर नए केसेस नहीं आपके बना रहे। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस बने जो इमरान खान साहब नहीं बनाए हुए। आपको जरूरत ही नहीं है कि आपने एक चीज पकड़ ली कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वो हर बात पे कहते हैं 2 चीजें होती हैं, एनआरओ नहीं दूंगा, इन्हें मुझे तकरीर नहीं करने दी थी। आप लिहाजा अपना एक वहां पे 3-4 जो लोग हैं, मतलब उसमें आप कह सकते हैं जो थोड़े से आपके पॉलिटिकली तौर पर वाइज है, शाह कुरैशी साहब है सपोजली, वो पॉलिटिक्स से समझते हैं, हर एक के साथ उनका अच्छा ताल्लुक है। ये फवाद चौधरी हैं, आपके परवेज खटक साहब है, जिनके बारे में कहा जाता है अपोजिशन इनके साथ बात तो हो सकती है, आप जरा कुछ मतलब मिनिमम कोई पॉइंट ऑफ एजेंडा बने जिसका आपको फायदा है। लेकिन आपका मुल्क लास्टली आपका मुल्क आपको लगता है इस वक्त प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चला गया है। एक आपकी यहाँ पे एक वो बन के ट्राइका जो है, बस 2 ही हैं, या आपकी आर्मी का एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है आपका, उसके बाद इमरान खान साहब चल रहे हैं, तीसरा तो बंदे ही आपको, आप इंटेलिजेंस, और उधर भी 2-3 लोग फैसले कर रहे हैं। खान साहब के लिए बड़ा जरूरी है कि आप अपना थोड़ा सा उनको बता दें भाई साहब, अगेन मेरा कोई उस बस में नहीं है एनआरओ देना, मैं कोई कानून में आके चेंजेस नहीं कर रहा नए वगैरह की, ना मैं पार्लियामेंट में करूंगा, लेकिन आप बाकी चीजों पे जहां पे बात हो सकती है, रिफॉर्म्स पे हो सकती है, उसको इस हैंगओवर से निकलना यानी थोड़ा सा अपनी जो लैंग्वेज है उस पे, उसके ऊपर थोड़ी सी। अब तो माशाल्लाह दोनों तरफ से वो अपोजिशन भी कह रही है, हमने भी ये मैं पूछना चाह रही हूँ बुखारी साहब, ये बातचीत तो बिकॉज अब जब रिसेंटली ऑफर की प्राइम मिनिस्टर ने, फिर असेंबली में भी बुलाया स्पीकर साहब ने, तो अब ऑपोजिशन कहती है हम नहीं बात करना चाहते, बिलावल ऑन रिकॉर्ड है कि हमसे राब्ते बंद कर दें, हम फोन नहीं उठाएंगे। बहरहाल ये एक बयान की हद तक तो बात है, राब्ते तो हमेशा बरकरार रहते हैं। सो ये बिल्कुल फ्रैक्चर हो चुका है इस निजाम को इस वक्त यहाँ पे आगे चलाना, और इस तरह से कि भाई थोड़ा वक्त जो है वो एटलीस्ट काम हो जाए, हुकूमत काम कर सके, ये मूवमेंट्स में ना उलझी रहे। देखिए पहले तो बात थोड़ी सी हो जाए, वो कॉन्फिडेंस का तज़किरा मुझसे शुरू हुआ था, फिर आपने मुझे गोल कर दिया उसके अंदर। नहीं, इसमें ही कॉन्फिडेंस का सवाल भी है। हाँ जी जी मैं अर्ज करूं, देखिए हम 2-3 तरीके से इसको देख सकते हैं। या तो हम तारीखी हवाले देख सकते हैं, हमने सुना अपने बचपन में भी और अपने अहद शबाब में भी कि व्हेन रोम वाज इन फ्लेम नेरो वाज प्लेइंग फ्लूट, तो वो नेरो बंसरी बजा रहा था जब रोम जल रहा था। फिर हमने देखा भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट में स्पीच की, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हूं, कमजोर हूं, लेकिन ये कुर्सी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1 हफ्ते के बाद हमने देखा क्या हुआ। अब आप कुत्ते खिला के अगर ये तासुर देना चाह रहे हैं कि आई डैम केयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, तो ये इसको मैं कह रहा हूं कि इट इज एन इल फाउंडेड कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है।
देयर इज लॉट ऑन द ग्राउंड। वो कहते हैं ना आके एक हफ्ता धरना दे के देखें तो मैं इनको मान जाऊंगा। वो 13 दिन का धरना जो मौलाना फजल रहमान ने दिया था वो याद नहीं है उनको? किसने वापस भेजा था, कैसे गए थे वो वापस? वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने बता दिया सबको, खुद मौलाना ने भी बता दिया। तो ये जो इल फाउंडेड कॉन्फिडेंस है ना, इट इज नाइदर हियर नॉर देयर। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये कि जी ये देखें वैरिड थॉट्स की जमातें इकट्ठी बैठी हैं। खुदा के लिए कल इमरान खान साहब एक ट्रंक लेके गए थे कागजों का एमक्यूएम के खिलाफ पर्चा कराने के लिए। अब एमक्यूएम उनकी एलाइज है। वो हम लाख दफा कहते रहे कि ये वो एमक्यूएम नहीं है। एमक्यूएम इज एमक्यूएम एंड विल ऑलवेज बी एमक्यूएम। कोई इसके बारे में दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कॉन्फिडेंस इल फाउंडेड मैं कह रहा हूं उसको मैं क्वालिफाई करता हूं अपने बयान से। इमरान खान साहब कहते थे कि इन चोरों के साथ कभी बात नहीं करूंगा, इन डाकुओं के साथ बातचीत हो ही नहीं सकती। अब खुद पेशकशें कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में आ जाए, वहां भी जवाब दूंगा, बातचीत करने के लिए तैयार हूं। तो वेयर इज दैट कॉन्फिडेंस? एक बात। दूसरी बात यह है कि चोर 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 हमें यकीन दिला दिया उन्होंने कि ये सारे चोर हैं। उन चोरों में से 70% चोर तो इनके पास खुद बैठे हुए हैं, या वजीर है, या मशीर है, या तर्जुमान है। ये कोई गलत बात कर रहा हूं मैं, कोई हवाई छोड़ रहा हूं मैं आपके सामने? ये सब कुछ हुआ है। एनआरओ 50 दफा मैं अर्ज कर चुका हूं प्रोग्रामों में, खान साहब ये आपका काम नहीं है। ये तारीख में सिर्फ 2 दफा दिए गए, दोनों दफा फौजी डिक्टेटरों ने दिए थे। एक के नतीजे में नवाज शरीफ आया था, दूसरे के नतीजे में कौन आया था वो भी आपको पता है अच्छी तरह से। मतलब कहने का ये है कि जो चीज आपके बस में नहीं है क्यों तकरार करते हैं उसके आप देने की। फिर आपसे अपोजिशन वाले पूछते हैं कि अच्छा भाई बिल्कुल ठीक है, हम मांग रहे होंगे, नाम तो बता दें किसने कहा है आपसे। तो मतलब कहने का ये है कि ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है, ये अगर अपोजिशन झूठ बोल रही है तो माशाल्लाह दूसरी तरफ से भी कोई सच के फवारे नहीं पट रहे हैं, वहां भी यही हाल है। कहने का मतलब यह है कि मुल्क इस वक्त इंतहाई मखदूश सूरत हाल से दो चार है। तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा बुखारी साहब? काम होता है। हाँ, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? हाँ। उसी पर आ रहा हूं। हमेशा से हुकूमत इनिशिएटिव लेती है टू एंगेज द अपोजिशन फॉर डायलॉग। सर तो स्पीकर के थ्रू अप्रोच किया, नहीं माने, अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट ऑफर दी, नहीं माने। वो स्पीकर के थ्रू मारिया, वो स्पीकर के थ्रू आके कह रहे हैं कि आइए फलां फलां से बात कर लें। ये नहीं होती इस तरह से कभी। प्राइम मिनिस्टर हैज टू टेक द इनिशिएटिव हिमसेल्फ। ये कमेटियों में आके नहीं बैठेंगे। वो कोरोना की कमेटी में बुला लिया तो कौन सा कमाल हो गया जी। प्राइम मिनिस्टर शुड कम स्टेप डाउन एंड शो स्टेट्समैनशिप। वो क्लेम करते हैं इलेक्ट होके आए हैं, बिल्कुल हम मानते हैं वो इलेक्ट होके आए, तो देन डू व्हाट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मस्ट डू। आप जो रवैये में अपने नरमी अगर नहीं लाएंगे तो पॉलिटिकल डायलॉग ना हो सकता है, ना कामयाब होगा। मुझे जिस बात का खतरा है, मैं बहुत ही मोहतात अल्फाज में बयान कर देता हूं कि अगर अपोजिशन की हट धर्मी भी यही रही और इमरान खान साहब की जिद भी यही रही, तो इसका नतीजा न माजी में कभी अच्छा निकला है और ना इस दफा होपफुली ये नहज एंड द लिसनर के इसका कि मैं क्या कहना इस नहज तक हालात ना पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप तीनों। जरा कोशिश की जरा होलसम सा व्यू ले सकें कि इस वक्त किस जमात की सियासत कहां पर खड़ी है। ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली 2 ऐसे पाकिस्तानियों के बारे में आपको बताएंगे जो हमारा असासा है, मुल्क से बाहर हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। उन पर बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। साइंस हो, तहकीक हो, सकाफत हो, ये हर कौम की सॉफ्ट पावर हुआ करती है और इसमें जो हीरोज होते हैं, जो अकम्पलिशमेंट करने वाले लोग होते हैं, उनको सराहे जाना चाहिए क्योंकि ये बाहर हमारे मुल्क का इमेज अच्छा बनाते हैं। आज ऐसे ही 2 पाकिस्तानियों से हम आपको मिलवाएंगे। डॉक्टर यार जान अब्दुल समद बलोच हैं जो कि पहले हैं बलोचिस्तान के जिला कीज के खूबसूरत इलाके बलिदा से ताल्लुक रखते हैं और डॉक्टर यार जान इस वक्त बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्च एसोसिएट है और खलाबाजी के शोबे में अपनी तहकीक कर रहे हैं। डॉक्टर यार जान 2017 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी की जीरो ग्रेविटी फ्लाइट कैंपेन का हिस्सा भी रहे हैं। इन्हें बरतानिया की यंग प्रोफेशनल सोसाइटी की जानिब से यंग लीडर अवार्ड 2020 से नवाजा भी गया है। ये अवार्ड इन्हें अचीवमेंट, इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी की बुनियाद पर दिया गया है। इसके बाद जो दूसरी शख्सियत इनसे हम आपको मिलाना चाहते हैं वो है डॉक्टर आसफा अख्तर। कराची में पैदा होने वाली डॉक्टर आसफा अख्तर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो कि जर्मनी के मैक्स प्लैंक्स इंस्टीट्यूट की नायब सदर हैं। इन्हें जर्मनी की रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से जेनेटिक मटीरियल पर नुमाया खिदमात पर लिबिनिज प्राइज 2021 से नवाजा गया है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जो कि जर्मनी में साइंस और रिसर्च के शोबे में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को 1985 से दिया जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई फख्र की बात है कि पाकिस्तान की धरती से ज़हीन तरीन दिमाग इस दुनिया को साइंस की तरक्की और तहकीक के शोबे में फ़ायदा पहुंचा रहे हैं।
कितना ही अच्छा होता कि अगर हम इस ब्रेन ड्रेन को होने से रोकते और अपने मुल्क में इन लोगों के लिए मौके रखते, शायद हम उनको मौका देते कि हम भी इन लोगों की जो इंटेलेक्ट है, इनकी तहकीक है, उससे मुस्तफीद हो सकते। ये बड़ी वेकअप कॉल है हुकूमत के लिए भी कि जदीद साइंसी तहकीक के शोबों में ना तो उतनी तवज्जो है, ना उतने फंड्स हैं। ये तमाम लोग अगर बाहर जाके अपनी महारत और अपनी जहानत के दिखा सकते हैं जौहर, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।